A very good morning to all of you. I once again welcome all of you on this online platform Magnet Mind Institute. Myself Dr. Amar और मैं आपके सामने बायोलॉजी का इस नया चैप्टर इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेकर आया हूं, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और कार्य। बेटा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूं। आप लोग सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए किस्मत का सहारा नहीं लेना है। हमेशा कंपटीशन के अंदर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, अपनी मेहनत करनी है। हालांकि मैं शेरो शायरी वगैरह कम ही सुनाता हूं, लेकिन मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको कहा भी था कि एक कोटेशन मुझे मिला कहीं पर, अच्छा लगा मुझे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। मतलब हमेशा अपन को किस्मत के भरोसे रहना है, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। इरादों में दम रखना है और मजबूती के साथ अपना जो टारगेट अपन ने डिस्कस किया है माइंड के अंदर, उसको कैच करने की कोशिश करनी है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसी एजुकेशनल कोट के साथ अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और कार्य। ये उसका लेक्चर 1 है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। बेटा, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है क्या? अगर अपन बात करें कि एक प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो भी जीव है, सभी जीवों को सामूहिक रूप से जैविक घटक कहा जाता है और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनको सामूहिक रूप से अजैविक घटक कहा जाता है। जितनी भी लिविंग मैटर्स है उनको बोल दिया अपन ने बायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग को बोल दिया अपन ने एबायोटिक। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, जितनी भी लिविंग बींग्स है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपस में इंटरेक्शन के साथ साथ वे उसके नॉन लिविंग फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो यही मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की कार्यात्मक इकाई होती है। यह प्रकृति की क्या होती है बेटा? कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट होती है, जहां जीवित जीव एक दूसरे के साथ और भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत की जगह यहां पर लिख लेना बेटा, अंतर क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अंतर क्रियाएं करते हैं। इंग्लिश में देखते हैं बेटा, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट टू ईच अदर एंड आल्सो विद द फिजिकल एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये एनवायरमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वातावरण की भौतिक परिस्थितियां होती है, उसके साथ भी क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। टोटल लिविंग फैक्टर एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अपन ने बताया कि जितने भी जीवित चीजें हैं उनको अपन ने कहते हैं, जितने भी जीवित है, जो भी लिविंग होते हैं, जितने भी लिविंग है, लिविंग को अपन ने बोल दिया बेटा बायोटिक फैक्टर। क्या बोल दिया बेटा? बायोटिक। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एबायोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? एबायोटिक। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? अजैविक घटक, और इनको कहा जाता है बेटा जैविक घटक। तो ये जैविक और अजैविक घटक किसी क्षेत्र विशेष के मिलकर ही क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था टेंसले। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, टेंसले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले, टेंसले ने ही आपके जो है वह इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र जो है,
प्रकृति की संरचना और संरचनात्मक और कार्य का क्या है, प्रतीक है। ओडम को इकोसिस्टम इकोलॉजी का फादर माना जाता है। इन्होंने टेंसले के वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और क्या बताया, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? बढ़ते आगे की तरफ। कुछ पॉइंट्स है बेटा जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं इकोसिस्टम के, मैक्रो टू माइक्रो एंड की कॉन्सेप्ट। कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं, ध्यान से देखना। आई थिंक थोड़ा सा छोटा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि स्लाइड के ऊपर जो आपको मैटर दे रखा है बेटा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके आपके लिए मैटर प्रिपेयर करता हूं और मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको हिंदी और अंग्रेजी, बेसिकली बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को नुकसान होता है। और बेटा हमारी टीम का, मेरा भी और पूरी टीम का मैं बात करूं तो हमारी पूरी टीम का मोटो बेसिकली यही है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च मारो तो इंग्लिश मीडियम के लाखों मैटर अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसको दूर करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, हमारी टीम का मेन मोटो है। तो कुछ इकोलो सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा कि पहली लाइन एनसीईआरटी के अंदर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की सीमाएं अस्पष्ट होती है। पारिस्थितिक तंत्र की जो लिमिटेशंस है वह क्या है, लिमिट लेस होती है। कैसी होती है बेटा, लिमिट नहीं होती है। द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम आर इनडिस्टिंक्ट एंड हैव अ ओवरलैपिंग कैरेक्टर ओवर ईच अदर। बेटा पारिस्थितिक तंत्र किसको कहेंगे, जिसके अंदर जैविक घटक भी हो और अजैविक घटक भी हो। मैं बात करता हूं एक पानी की बूंद है, एक वाटर की ड्रॉप है, मैंने एक हथेली के ऊपर रखी, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। क्या सर भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर अजैविक घटक नॉन लिविंग थिंग्स भी है, पानी खुद एक अजैविक घटक है, और उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो क्या है, जैविक घटक है। पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, और अथार बहुत बड़ा समुद्र जो है, सी है, ओशन है, वह भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की सीमाएं जो है वह अनिश्चित होती है, और इकोसिस्टम के अंदर कई सारे ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर देखो बेटा, जैसे ओडम ने कहा था कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और एनवायरमेंट। इट इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। अपने आप में ही वह सेल्फ रेगुलेटरी होती है, और ओडम का वाला तो अपन लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इकोसिस्टम में बी लार्ज, जैसे बहुत बड़ा समुद्र, और मे बी स्मॉल, जैसे पानी की एक बूंद। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल कहा, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर मे बी एन इकोसिस्टम। एक पानी की बूंद भी क्या है, पानी की बूंद भी एक पारिस्थितिक तंत्र हो सकती है। एक और चीज, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम स्थायी भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, और अनस्टेबल भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? आई थिंक सभी पॉइंट क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली देखा जाए तो बेटा दो तरीके के पारिस्थितिक तंत्र है। एक तो होता है बेटा नेचुरल, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं बेटा आर्टिफिशियल। दूसरे क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा कृत्रिम। दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। आधार के आधार पर, बेस क्या है, उसके आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को बांटा गया है। यहां पर मैं आपको तीन पारिस्थितिक तंत्र बता रहा हूं। एक है बेटा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे अगर बात करें, फॉरेस्ट है, वन है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सब किसके उदाहरण है बेटा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। और यह एक प्रकार का प्राकृतिक या नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल। ये क्या है बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है कौन, स्थलीय। दूसरे बात करते हैं एक्वेटिक या जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे बात करते हैं कोई पौंड, तालाब, वो एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। लेक, झील, वाटरलैंड, आर्द्र भूमि, रिवर,
एंड एस्चुरी, एस्चुरी बोलते बेटा मुहाने को, जो समुद्र का जो मुहाना होता है, नदी का मुहाना होता है, उसको बोलते हैं। ये एक्वेटिक, ये भी एक कैसा बेटा, ये भी एक प्राकृतिक, ये भी कैसा है बेटा, नेचुरल है। ये आपके नेचुरल है, ये भी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अगली बात करते हैं मानव निर्मित। ये कैसे होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल। आपने देखा होगा किसी होटल के अंदर या घरों के अंदर एक्वेरियम रखे होते हैं, जिसको बोलते हैं जल जीवशाला। हिंदी के अंदर वो क्या बोलते हैं, जल मछली घर या एक्वेरियम, जिसके अंदर मछलियां रखी होती है, वो मानव निर्मित है। या अगर अपन ने कोई फसल का खेत बनाया, ये मानव निर्मित। पूछ सकते हैं क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम आर वर्ल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। क्लियर है बेटा, यहां तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल स्केल या वैश्विक स्तर पर संपूर्ण जीव मंडल को वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र मान, एंटायर बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। एंटायर जो बायोस्फीयर है, सभी पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है, उसको ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में जाना जा सकता है। इन एन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट एंड फंक्शनल एज अ यूनिट। एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वह एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और बातचीत की जगह बेटा कहीं पर भी अगर बातचीत वर्ड आता है ना, तो उसको अंतरक्रिया मानना है। ठीक है ना। हिंदी में बेटा एक्चुअली सच बात बताऊं, ये सब चीजें मैं खुद टाइप करता हूं, खुद बनाता हूं, कई सारी चीज़ों को यूज़ लेता हूँ, कई सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ लेता हूँ। तो हिंदी में कहीं बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको नेग्लिफाई करके अपने पढ़ने पर ध्यान देना है। ठीक है ना। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक एक इकाई के रूप में अंतरक्रियाएं और कार्य करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की क्या संरचना है और उसके कार्य क्या होते हैं। बेटा संरचना के अंदर बात करें तो जो प्रत्येक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर दो घटक होते हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक घटक। Every ecosystem is composed of two component. One is called as biotic component and another one is called as abiotic. सभी जीवित जीवों को बायोटिक कंपोनेंट में रखा गया है और जितनी भी निर्जीव चीजें उनको किस में रखा गया है बेटा, एबायोटिक। तो पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। बायोटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व all living beings like plant, like animals, like microbes and so on of ecosystem. Biotic component और abiotic component में किसको रखते हैं, that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat। और जैसे लाइट की बात करें, जैसे वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें, पहाड़ की बात करें, रेन की बात करें, ये सब abiotic कंपोनेंट होते हैं। बेटा जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं उत्पादक, और एक होता है कंज्यूमर जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। बायोटिक कंपोनेंट क्या काम है, बायोटिक के अंदर दो बातें आ गई। बायोटिक के अंदर अपन ने दो चीजों को रख दिया, एक तो रख दिया अपन ने बेटा प्रोड्यूसर को, और एक रख दिया अपन ने कंज्यूमर को। किसको रख दिया बेटा, कंज्यूमर को। इसको बोलते हैं बेटा उत्पादक और इसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, इन दोनों को सम्मिलित किया गया है। एक पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख काम क्या क्या है। ऊर्जा प्रवाह को स्टडी किया जाता है, एनर्जी फ्लो को। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्र को। डिकम्पोजिशन, अपघटन, उसका कार्य और उत्पादकता। एक एक को अपन डिस्कस करेंगे आगे। आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। सबसे पहले स्तरीकरण की बात करते हैं। बेटा अपन सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज होती है वह रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से यूज कर सके, इसलिए वह अपने अपने अकॉर्डिंग रहती है। तो जो भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज का, उसी को अपन लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। स्तरीकरण उसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे अपन सब देखते हैं कि बॉटम लेयर्स के ऊपर कुछ हर्ब्स रहेंगे। एक फॉरेस्ट की बात करते हैं, बॉटम लेयर्स के ऊपर हर्ब्स रहेगी, ग्रासेज रहेगी और जड़ी बूटियां हैं वो रहेगी। उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो अपन को झाड़ियां देखने को मिलेगी और शीर्ष स्तर पर क्या रहेंगे, पेड़ देखने को मिलेगा। सबसे बेटर स्ट्रेटिफिकेशन आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे बेटर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एनसीईआरटी ने भी एक एग्जाम्पल लिया है पॉन्ड का, जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। बेटा पॉन्ड इकोसिस्टम
को अगर अपन लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते तो अपने माइंड के अंदर पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है छप सकता है। ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। एक तालाब की बात करेंगे, एक तालाब के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। पॉन्ड एक उथला सरल स्वपोषक जल निकाय है जो एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी बुनियादी घटकों को प्रदर्शित करता है। एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। ये एक तालाब है, तालाब के अंदर आप लोग क्या देख लो, कुछ पादप भी पड़े हैं, कुछ जंतु है, कुछ मछलियां हैं, कुछ पौधे हैं, सब इस तालाब के अंदर है। सूर्य है जो इसको ऊर्जा दे रहा है। आगे देखते हैं, एक पॉन्ड, बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है। सबसे पहले इसके अजैविक घटकों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है सन, सूरज, सूर्य, सन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन, सोलर इनपुट होता है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे की लेंथ, ये सब क्या है, इसके अजैविक घटक है। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वाटर भी होता है, सोइल डिपोजिट्स भी होते हैं, इसके अंदर पानी पड़ा है। ये सब क्या है, एक तालाब के अंदर अजैविक घटक को शो अप कर रहा है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर जैविक घटक कौन कौन से हैं। इसके अंदर कुछ स्वपोषी घटक होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, कुछ शैवाल हो सकते हैं, कुछ तैरने वाले या कुछ डूबे हुए पौधे हो सकते हैं जो इसके लिए, पूरे तंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ इसके जैविक घटक के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो कंज्यूमर्स होंगे, जैसे मछलियां जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, कुछ जू प्लैंक्टन्स होंगे, कुछ बॉटम के अंदर रहने वाली मछलियां होंगी जो इसका जैविक घटक के परपोषी जीव हो सकते हैं। ठीक है, अब आप सब जानते हैं इसके अंदर डीकंपोजर भी होंगे जो इस पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई जीव मर जाता है, जैविक घटक में से कोई मर जाता है तो उसके पूरी बॉडी को डीकंपोज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डीकंपोज के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ फ्लैजिलेट्स होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू द प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का एंट्री होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर के द्वारा होती है। द सोलर एनर्जी इज द ओनली अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक इकोसिस्टम के अंदर, एक बेटा पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा की जो एंट्री होती है वह उत्पादक के द्वारा होती है, और जो उत्पादक है वह सूर्य ऊर्जा को काम में लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। यही भोजन पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए काम में आता है। ठीक है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्लोटिंग प्लांट्स कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेजर ऑटोट्रॉप्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको पादप प्लवक कहा जाता है, यह मुख्य स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रमुख स्वपोषी होते हैं। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन मुख्य स्वपोषी होते हैं? कौन होते हैं बेटा? फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं? पादप प्लवक बोलते हैं इनको, पादप प्लवक। ठीक है, ये मुख्य स्वपोषी होते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। अब अपन बात करते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर जैविक घटक की बात करते हैं। जैविक घटक अपन सब जानते हैं कि जैविक घटक के अंदर सबसे पहले आते हैं उत्पादक। दो होते हैं जैविक घटक, एक होता है उत्पादक और दूसरे होते हैं उपभोक्ता। अपन उत्पादक या प्रोड्यूसर की बात करते हैं। बेटा उत्पादक क्या होते हैं? एक जैविक घटक के अंदर उपस्थित ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्वपोषी जो होते हैं उनको अपन लोग उत्पादक कहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वह मुख्य उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए इन उत्पादकों को ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? All the autotrophic organisms of an ecosystems are called as producers. They prepare their own food with the help of photosynthesis, and during this process, they convert light energy into the chemical energy. For this, they absorb the solar energy. They convert solar energy into the convert into the chemical energy. So they are also called as ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स भी इनको कहते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसको कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? यहां तक चलते हैं आगे। उत्पादक की बात करते हैं कंज्यूमर्स। बेटा कंज्यूमर्स क्या होते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित वे जीव
जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स या उनको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। ऑल द हेटेरोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज कंज्यूमर्स, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। तो ऐसे जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर ये प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं तो इनको बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। क्या बोलते हैं बेटा? शाकाहारी। क्या बोलेंगे उनको? उनको बोलेंगे शाकाहारी। और या ये क्या करेंगे बेटा? अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा कार्निवोरस या मांसाहारी। इज दैट क्लियर बेटा? छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होंगे। अब देखो बेटा, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स और एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। मैंने क्या कहा? कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, एक तो होंगे मैक्रो कंज्यूमर्स और एक होंगे बेटा माइक्रो कंज्यूमर्स। मतलब उपभोक्ता जो है, हिंदी मीडियम का ध्यान रखा जाएगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृहद उपभोक्ता और एक होते हैं बेटा माइक्रो या जिसको बोलते हैं बेटा सूक्ष्म उपभोक्ता। दो प्रकार के उपभोक्ता आपके होते हैं। अब देखते हैं, पहले बात करते हैं वृहद उपभोक्ता की। बेटा वृहद उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन को पहले इनटेक करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। अपने शरीर के अंदर लेने के बाद वह उस शरीर के अंदर ही उस भोजन का पाचन करते हैं। ऐसे उपभोक्ता को क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रो कंज्यूमर्स या वृहद उपभोक्ता कहते हैं। कि क्या होते हैं ये? फैगोट्रॉप्स या इनको होलोजोइक भी बोलते हैं। कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी। फर्स्ट इंजेशन मतलब शरीर के अंदर भोजन को लेंगे एंड देन डाइजेशन। ठीक है, अपने पहले भोजन को अंदर लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे? शरीर के अंदर पाचन करेंगे। जैसे बेटा आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक हिरण या हिरण का डायग्राम है या बारहसिंगा, जो भी कहना चाहो आप। ये सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को लेते हैं और इसके शरीर के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? भोजन का पाचन हो रहा है। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये मैक्रो कंज्यूमर्स भी आगे चलकर बेटा दो प्रकार के होंगे। ठीक है, दो प्रकार के मैक्रो कंज्यूमर्स, बेसिकली तीन प्रकार के होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब अपन ने कंज्यूमर्स के अंदर दो भागों में बांटा। कौन कौन से बेटा? एक मैक्रो कंज्यूमर्स, एक माइक्रो। मैक्रो कंज्यूमर्स को आगे चलकर तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है बेटा प्राइमरी, दूसरे हैं बेटा सेकेंडरी और तीसरे होते हैं बेटा टर्सरी। तीसरे क्या होते हैं बेटा? टर्सरी। इज दैट क्लियर? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। बेटा प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कि ऐसे कंज्यूमर्स या ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक से प्रत्यक्ष रूप से भोजन को प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे उपभोक्ता जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है, मतलब वो शाकाहारी हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और प्लांट आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे हर्बीवोरस ऑफ इकोसिस्टम, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स के आते हैं। जैसे काऊ की बात करते हैं या ग्रेजिंग कैटल्स की बात करते हैं या रैबिट की बात करते हैं हिंदी में। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीवित जीव जो सीधे उत्पादकों या दूसरे पौधों से, उत्पादकों या दूसरे की जगह पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको अपन लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सभी शाकाहारी जीव जैसे गाय, चरने वाले मवेशी, खरगोश आदि को किसमें रखा गया है बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर रखा गया है। बेटा इनको अपन लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। क्या कहेंगे इनको? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक क्या कहते हैं? इन्हीं को अपन लोग द्वितीयक उत्पादक इन्हीं को अपन लोग द्वितीयक उत्पादक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकृति के अंदर अगर ये
ये उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं तो ये तो हो गए शाकाहारी, लेकिन दूसरे मांसाहारी प्राणियों के लिए ये भी तो खाए, खुद का शरीर बनाएंगे ताकि दूसरे इनको खाएंगे, इसलिए इनको अपन लोग द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो कौन होंगे? जो खुद प्रोड्यूसर है, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की या प्राइमरी कार्निवोरस। बेटा ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो शाकाहारी प्राणियों को मारकर उनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से तो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रत्यक्ष रूप से ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको अपन द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं। वे मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, मारकर खाते हैं, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, जैसे सांप है, इनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। एनिमल विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड ऑब्टेन देयर फूड, दोज कार्निवोरस विच किल एंड ईट दी हर्बीवोरस, जैसे लोमड़ी है, जैसे डॉग कुत्ता है, जैसे कैट है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बात है टॉप कंज्यूमर्स, उच्च या शीर्ष उपभोक्ता। दो एनिमल विच किल अदर एनिमल्स, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, बट दे आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स, ऐसे जीव जो दूसरे को तो मारकर खाएंगे लेकिन उनको कोई मारकर नहीं खा सकता। देखो बेटा, यहां पर क्या था? ये दूसरों को मारकर खाते हैं लेकिन इनको मारकर कोई खा सकता है, खुद भी खाए जा सकते हैं और खुद तो खाते ही हैं मारकर, लेकिन ये जीव जो है ये खुद तो मारकर खाते हैं लेकिन इनको कभी भी कोई मारकर नहीं खाता। जैसे लॉयन, शेर, जैसे बाज, इनको कोई भी मारकर नहीं खा सकता। वे जानवर जो अन्य जानवरों को मारते हैं और खाते हैं लेकिन प्रकृति पे उन्हें किसी अन्य जानवर द्वारा नहीं मारा और खाया जाता, जैसे शेर है, जैसे मनुष्य है, जैसे बाज है, जैसे मोर है, इनको कभी कोई मार कर नहीं खा सकते। द एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स एंड ईट देम बट दे आर नॉट किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स इन द नेचर आर व्हाट आर कॉल्ड एज टॉप कंज्यूमर्स। क्लियर है बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बेटा, अपने कहा था कंज्यूमर दो तरीके के होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो के अंदर अपन ने पढ़ा तीन तरीके के, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। देन कम ऑन दी माइक्रो कंज्यूमर्स। इन्हीं को बेटा डीकंपोजर्स कहा जाता है, इन्हीं को अपन सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, इन्हीं को अपन ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं, मृत पोष भी कहते हैं या ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। बेटा अगर बात करो उत्पादक से उपभोक्ता तक, तो अगर उत्पादक और उपभोक्ता में से कोई जीव मर जाता है तो उसके मृत शरीर का अपघटन भी तो करना जरूरी है, नहीं तो नेचर से जो अपन ने लिया वो नेचर को वापस कैसे देंगे? तो उनके मृत शरीर का अपघटन करने के लिए भी इकोसिस्टम के अंदर व्यवस्था करके रखी है। ऐसे जीवों को जो उनके मृत शरीर का अपघटन करते हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? अपघटक कहते हैं, या उन्हीं को अपन सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। वे जीवित जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं उन्हें अपघटक या उन्हीं को अपन रिड्यूसर्स भी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मर या ऑस्मोट्रॉप्स कहा जाता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर नॉन एज डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स और ट्रांसफॉर्मर्स और ऑस्मोट्रॉप्स। ट्रांसफॉर्मर्स कहेंगे, ट्रांसड्यूसर्स तो वो होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स है। जैसे दो ही है, एक तो है जीवाणु, एक को तो अपन लोग कहेंगे जीवाणु और दूसरे को कहेंगे बेटा कवक या फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर ऑफ नेचर। आगे बढ़े बेटा, आगे देखते हैं बेटा एक डिकम्पोजर क्या करते हैं, कहां डिकम्पोजर जरूरी क्यों है। देखो बेटा कोई भी जीव जो है अगर प्रकृति से कुछ लेता है, कोई भी जीव अगर प्रकृति से कुछ लेता है तो उसको प्रकृति को वापस देना जरूरी है, नहीं तो नेचर के अंदर क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डीकंपोजर्स जो होते हैं दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मिनरल साइकिल। खनिज चक्र में जो अपघटक होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीकंपोजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक मैटर
through the process of decomposition and release the mineral substance into the soil, whereas these are reused by the producer, so that soil is considered as the best resource of animals. देखो बेटा, इसको इस तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट। ये रहे आपके ये रहे उत्पादक, जिसको अपन लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स से फूड लिया किसने? प्राथमिक उपभोक्ता ने। प्राथमिक उपभोक्ता से किसके पास गए बेटा? द्वितीयक उपभोक्ता के पास। द्वितीयक से किसके पास गए? तृतीयक उपभोक्ता के पास। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और टॉप कंज्यूमर्स। अब देखो बेटा, ये उत्पादक जो होता है, उत्पादक अपना भोजन कहां से, कुछ भी चीजें हैं वो कहां से प्राप्त करेगा? ये हमेशा कहां से प्राप्त करेगा? नेचर से। ये कहां से प्राप्त करेगा? नेचर ही इसको सब कुछ दे रखी है। सॉइल नेचर के अंदर ही है, सॉइल से सब कुछ ले रहा है। और अगर इनमें से चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, तो इनकी जो डेथ बॉडी है, डेड बॉडी जो है, उस डेड बॉडी का अपघटन करना जरूरी है, नहीं तो नेचर के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो अपघटन कौन करके? ये जो नेचर से लिया है उसको वापस देना जरूरी है। तो क्या करते हैं बेटा, ये जो डीकंपोजर्स होते हैं, जिनको अपघटक होते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में बदल देंगे और वापस इसको किसको दे देंगे? सॉइल को दे देंगे। तो डीकंपोजर एक नेचर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन बैक्टीरिया और कवक में अपघटन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शरीर के बाहर होती है। बेटा डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डीकंपोजर्स जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं। जब वो सिक्रेट करेंगे उसके ऊपर, तो उसका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा सिंपल मैटर के अंदर। फिर उस सिंपल मैटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। बैक्टीरिया और कवक में अपघटन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शरीर से बाहर होती है। वे अपने शरीर से मृत अवशेषों पर कुछ एंजाइम छोड़ते हैं और इसे सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं और फिर इसे अवशेषित कर लें। इसलिए इनको ऑस्मोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, जैसे एक कोई लीफ आपको दिख रही है, ये लीफ पेड़ से टूटकर नीचे गिर गई, मृत है। ये फंजाई क्या करता है? इसके ऊपर कुछ एंजाइम छोड़ता है। तो इस लीफ के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा, सरल कार्बनिक पदार्थ, और इस सरल कार्बनिक पदार्थ को ये फंजाई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से इनको अपन लोग माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। मेन डिफरेंस यही है, मैक्रो कंज्यूमर शरीर के बाहर, शरीर के अंदर फूड का डाइजेशन करते हैं, और माइक्रो कंज्यूमर्स के अंदर क्या होता है? शरीर के बाहर जो होता है वो फूड का डाइजेशन होता है। वहां पर शरीर के अंदर होता है, यहां पर शरीर के बाहर होता है। आगे की तरफ बात करते हैं टर्सरी कंज्यूमर। ये बेटा एक बहुत ही शानदार एक कह सकते हैं पिरामिड बनाया है कि उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जितना भी होता है उनको अपन हमेशा ट्रॉफिक लेवल के नाम से, सभी एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है वो उनको ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पादक होते हैं उनको अपन हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट के नाम से देखते हैं। उत्पादक से एनर्जी कहां जाती है? प्राथमिक उपभोक्ता के बाद। ये है ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये है ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ये है ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ये है ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर रखा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर रखा जाता है, और टर्सरी कंज्यूमर्स को या टॉप कंज्यूमर्स को फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, चतुर्थ पोषक स्तर के ऊपर रखा जाता है। चलिए बेटा, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इससे आगे पढ़ेंगे और बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।